बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी में मैट्रिक क्लास का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। इसका नाम है गैसियस एक्सचेंज। काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं जी आप इस चैप्टर के अंदर। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपके जो बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई होती है, और आपके तमाम सेल्स को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है एनर्जी, और इस एनर्जी की वजह से आपका सेल ज़िंदा होता है। अगर आपके सेल्स को एनर्जी ना मिले, आपका सेल्स मर जाएगा। तो आपके सेल्स को सरवाइव करने के लिए, आपके सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सवाल पैदा होता है एनर्जी कहाँ से हासिल की जाती है। तो सेल एनर्जी कैसे हासिल करता है जी? सेल लेता है फूड मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O से। सेल लेता है ऑक्सीजन गैस, और इन दोनों की मदद से, यानी ऑक्सीजन गैस की मदद से, इस फूड को ब्रेक करता है। ब्रेक करने से इसको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, साथ साथ दो और चीजें तैयार होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस रिएक्शन को, जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन, इसकी मदद से हमारा सेल अपने लिए एनर्जी बनाता है और सरवाइव करता है। अगर ये एनर्जी ना मिले तो सेल हमारे मर जाएंगे। तो आपके आपके जिस्म के एक एक सेल्स जो है वो एनर्जी अपनी खुद हासिल कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। कैसे? बाय रेस्पायरेशन। क्या करते हैं जी? ये फूड मॉलिक्यूल लेते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लेते हैं, और दोनों को रिएक्ट कराते हैं। इससे क्या होता है, आपका ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट जाता है, थोड़े से सिंपल शक्ल में आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि आपके सेल को ये ग्लूकोज या ऑक्सीजन कहाँ से मिल गई, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये कहाँ चली गई? इसका जवाब है ब्लड। मैंने आपको बताया था कि आपका ब्लड जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से पूरी बॉडी में घूमता रहता है, फ्लो में होता है, रुका हुआ नहीं होता, पूरी बॉडी में घूम रहा होता है। कौन सा सिस्टम इसको मूव कराता है? 9th क्लास में सबसे आखिरी चैप्टर में हमने पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से आपका ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में घूम रहा होता है। आपका ब्लड, अब ये जो आपके पास सेल के लिए, रिस्पायरेशन के लिए जो ये सब चीज़ें आई हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्लड। आपके ब्लड में थी ये दोनों चीज़ें, ऑक्सीजन और ये फूड मॉलिक्यूल। आपके ब्लड ने दिए जी आपके सेल को ऑक्सीजन भी और फूड मॉलिक्यूल भी। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ है रिस्पायरेशन के नतीजे में, ये ब्लड में शामिल हो जाता है। तो सेल के लिए जो है असल क्या चीज़ हो गई है जी? ब्लड हो गया। ब्लड में से ये फूड मॉलिक्यूल लेता है, ब्लड में से ये ऑक्सीजन लेता है, रिस्पायरेशन करके अपने लिए एनर्जी बना लेता है। और जो दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो आपका सेल ब्लड को दे देता है। अब सवाल एक और पैदा हो रहा है जी, आपके इस ब्लड के अंदर फूड मॉलिक्यूल आया कहाँ से? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये जो फूड मॉलिक्यूल है C6H12O6, ये कहाँ से आया? इसी तरह आपके ब्लड में ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? इसी तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर डाली जा रही है, सेल डाल रहे हैं, ये जाती कहाँ है? और ये वाटर कहाँ जाता है? तो इसका जवाब भी मैं आपको दे चुका हूँ कि आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 में एक सिस्टम पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने पहला सिस्टम पढ़ा था कि आपके जो फूड खाया जाता है ना, उस फूड को तोड़कर इन सिंपल मॉलिक्यूल्स में सिस्टम कन्वर्ट करता है आपके फूड को। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल होता है कि आपके फूड को ब्रेक करके ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाकर उनको ब्लड में शामिल कर देना। तो आपके ब्लड में फूड कहाँ से आया? डाइजेस्टिव सिस्टम से। आपके ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है जी? लंग्स में से आती है। लंग्स में से आपकी ऑक्सीजन गैस आती है और वो ब्लड में शामिल हो जाती है। तो यूँ आपके ब्लड में फूड मॉलिक्यूल आते हैं फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आते हैं जी फ्रॉम द लंग्स। अब आपका ये ब्लड जिसमें फूड आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये आपके तमाम सेल्स को जाके ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। आपके सेल्स कार्बन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, रिस्पायरेशन करेंगे, ये वाला प्रोसेस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर शामिल होगी। अब ब्लड क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा कहाँ? लंग्स में। लंग्स को दे देगा, और ये वाटर जाता है जी किडनीज में, और किडनी को ये सप्लाई किया जाता है। ये सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, ये सिस्टम भी हम पढ़ चुके हैं, ये प्रोसेस भी, ये सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। जहाँ पर आते हैं, अब हमने देखा उसके बाद, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, तो हमने देखा कि हमारा ब्लड जो है वो लंग्स से बड़ा काम कर रहा है। असल में आपके लंग्स है जी, ये सपोज करें आपका लंग्स है, आपके लंग्स में से बाहर से, आउटसाइड वर्ल्ड से, आपके एनवायरनमेंट से एयर एंटर हो जाती है।
आपके लंग्स में क्या आ जाती है, एयर। और आपके लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज भी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। ये जो एयर बाहर से आई है इसमें ऑक्सीजन गैस होती है। ये जो ब्लड आपका कैपिलरीज में मौजूद है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ होती है डिफ्यूजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा है। आपको पता है डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाते हैं। तो चूंकि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में चली जाएगी, और एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाएगी। ऐसे आपका ब्लड जो है वो लंग्स, मैंने ऊपर बताया ना आपको, आपका ब्लड ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है, लंग्स से ले रहा है। आपका ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे रहा है, लंग्स को दे रहा है। तो वो ऐसे हो रहा होता है। आपके लंग्स में से आप क्या करते हो, अपने एनवायरनमेंट में से एयर को अपने लंग्स तक ले आते हो। अब इस एयर में ऑक्सीजन गैस है और इस लंग्स के अंदर आपके ब्लड कैपिलरीज भी होती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो अब यहाँ क्या होता है कि इसको आप कहते हो गैस एक्सचेंज, जो आपका चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। यहाँ गैस का तबादला हो गया। एयर ने अपनी जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड को दे दी, और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले ली। अब ये जो आपकी एयर है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और ये बाहर निकल जाएगी। और ये जो ब्लड है ऑक्सीजन, अब ये ट्रेवल करके आपके सेल्स तक जाता है और उनको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। तो ये होता है गैसियस एक्सचेंज। रिस्पायरेशन भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि जो आपके सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फूड को ब्रेक करते हैं, उस प्रोसेस को आप कहते हो रिस्पायरेशन। और मैंने आपको गैसियस एक्सचेंज भी रिवाइज करा दिया कि आपके लंग्स के अंदर जो एयर होगी, ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड होगा, तो एयर और ब्लड के दरमियान गैस का तबादला होता है। एयर अपनी ऑक्सीजन गैस ब्लड को दे देता है, ब्लड अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर को दे देता है। तो इस एक्सचेंज ऑफ गैस को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। जबकि ब्रीथिंग क्या होता है जी, ब्रीथिंग को भी मैंने आपको बताया था, इसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। तो ये जो आपके लंग्स के अंदर बाहर से, एनवायरनमेंट से, आउटसाइड से आपके एनवायरनमेंट से, आपके बाहर से हवा जो आपके लंग्स के अंदर आ रही है, ये लंग्स है, या फिर लंग्स में से जो एयर है वो आपकी बाहर जा रही है, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। तो ये तीन चीजें हो गई। एक, आप हवा को अंदर लेकर आते हैं, ये होती है ब्रीथिंग, या हवा को बाहर लेके जाते हैं, ये भी होती है ब्रीथिंग। दूसरी होगी गैसियस एक्सचेंज, एयर और ब्लड के दरमियान गैसेस एक दूसरे को चेंज कर देगी। और तीसरा रिस्पायरेशन, जो आपके सेल्स के अंदर होता है। तो ये तीन मेजर प्रोसेस हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर कल की क्लास में हमने देखा कि हमारे पास प्लांट्स के अंदर क्या मामला है। ये तो मैंने आपको ह्यूमन का बताया, बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स को बताया। व्हाट अबाउट प्लांट्स, तो मैंने आपको कल बताया कि प्लांट्स में कोई प्रॉपर सिस्टम गैस एक्सचेंज के लिए नहीं होता, कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम, लंग्स, ब्लड वगैरह नहीं है। प्लांट क्या करता है, प्लांट का हर पार्ट, हर सेल अपनी गैस एक्सचेंज खुद करता है। हर सेल अपनी गैस एक्सचेंज खुद करेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक सेल है, सपोज करें ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये सपोज करें जी मैं स्टेम के बना रहा हूँ या रूट के बना रहा हूँ। चले मैं रूट के लिख दूंगा इसको, ठीक है। ये रूट्स के हैं जी, सपोज कर लें ये एक सेल है, ठीक है। ये 4-5 सेल ले लिए मैंने। ये कहाँ का मामला है जी, रूट का। तो हर सेल अपनी गैस एक्सचेंज खुद करेगा, हर सेल। कैसे करते हैं जी, इस अंदर वाले सेल को लेते हैं, सपोज करें इसने की है जी रिस्पायरेशन। अब इसने जब रिस्पायरेशन की है तो इसके अंदर कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी। रिस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो अब इस अंदर वाले सेल ने की है जी रिस्पायरेशन, जिसके नतीजे में इसके पास जमा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ हाई कंसंट्रेशन हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की बराबर में, और ये जो एयर स्पेसिस है ना, इनके दरमियान एयर स्पेसिस है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है लो। तो डिफ्यूजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मूव होगी और इन एयर स्पेसिस में भी आ जाएगी और इस बराबर वाले सेल में भी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गई, बराबर वाले सेल में आ गई, एयर स्पेसिस में आ गई। अब क्या है जी, एयर स्पेसिस के इस हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इन हिस्से में कम है, तो अब डिफ्यूज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आगे मूव हो जाएगी। सेल को देखो तो अब इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड है, इस सेल में नहीं है, तो वही डिफ्यूजन होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इस सेल में आ जाएगी, ठीक है जी। इस सेल में से खत्म हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह आप देखो, इस सेल में हाई कंसंट्रेशन हो गई, इस सेल में लो,
तो अब कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल में आ जाएगी, ठीक है। हाँ, और आपके एयर जो है गैप, यानी कि जो एयर स्पेसिस है आपकी आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी मूव हो रही है और सेल टू सेल भी मूव हो रही है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इस वाले सेल में कम है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगी और यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और अब देखो जी, अब बाहर वाले एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की लो कंसंट्रेशन है, सेल में ज़्यादा, तो बाहर मूव हो जाएगी। तो ऐसे हर सेल अपने खुद कर रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। तो पहली बात याद रखिएगा, प्लांट जो है उसके पास गैस एक्सचेंज के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, लिहाजा प्लांट का हर एक इंडिविजुअल सेल अपनी गैस एक्सचेंज अपने तौर पर खुद करता है। बराबर वाले सेल में से ऑक्सीजन ले लेगा और बराबर वाले सेल को अपनी कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। यही प्रोसीजर अगला सेल भी अपनाएगा और अपने बराबर वाले को दे देगा। तो उस तरह गैस जो है वो एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में मूव हो जाता है। एयर स्पेसिस मौजूद होती है जिसके अंदर भी जो है वो गैसेस रिलीज कर दी जाती है, फिर वो एयर स्पेसिस में ट्रैवल कर रही होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो बताई वो मैंने आपको ये बताई कि रूट के सेल अलग तरीके से करते हैं, स्टेम के सेल अलग तरीके से करते हैं और लीफ के सेल अलग तरीके से करते हैं। लीफ को मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था आपको कि आपके लीफ के सेल्स में होते हैं फोटोसिंथेसिस वाले सेल, मेसोफिल सेल्स। तो लीफ में दो मामले होते हैं। दिन के अंदर चूंकि फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन दोनों हो रहा होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा होता है, तो लीफ के सेल्स दिन के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। जबकि स्टेम और रूट के अंदर मेसोफिल सेल्स नहीं होते, स्टेम और रूट के सेल खाली रिस्पायरेशन करते हैं। किस तरह करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास लीफ के सेल्स में ना स्टोमेटा होता है, वो खुल जाता है और आपकी जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज हो जाती है। जो गैस बाहर जाने वाली होती है वो बाहर चली जाती है, जो अंदर जाने वाली होती है वो अंदर आ जाती है। जबकि स्टेम और रूट का मामला भी मैंने आपको बताया था क्या था। तो ये सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बात करने जा रहे हैं जी मल्टी सेलुलर के, उसमें यूनिसेलुलर के अंदर जो है वो कैसे गैस एक्सचेंज हुई, गैसियस एक्सचेंज। कल तो हमने पढ़ा प्लांट में कैसे हुई, आज हम बात करेंगे गैस एक्सचेंज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हमने शुरू में गैस एक्सचेंज समझा, रिस्पायरेशन समझा, ब्रीथिंग समझा क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होता है, और अब हम देखने जा रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। और उसके बाद फिर हम ह्यूमन को देखेंगे कि इंसान के अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होता है। ये तो आपको याद होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। यूनिसेलुलर कहा जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनकी बॉडी में खाली एक ही सेल होता है। फॉर एग्जाम्पल एमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लेना, पैरामीशियम, इनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। इनकी बॉडी में खाली एक ही सेल पाया जाता है। तो मैं यहाँ एज एन एग्जाम्पल एमीबा ले रहा हूँ। एमीबा आपको पता है, याद होगा आपको, पहले चैप्टर में 9th क्लास के पढ़ा हुआ है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ये है जी एमीबा, कोई फिक्स शेप नहीं होता। इसका सीडोपोडिया बनती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं, जिसकी वजह से इसका शेप चेंज होता रहता है। ठीक है, ये एमीबा है जी। ये जो ब्लैक से मैंने बनाया हुआ है ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। बाकी अंदर इसके ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे, न्यूक्लियस भी होगा, बाकी सारा साइटोप्लाज्म है। लेकिन हमें यहाँ गैस एक्सचेंज के लिए इसको ऑर्गेनल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे याद रखिएगा सारे ऑर्गेनल्स में मौजूद है। तो ये मेरे पास एक एमीबा है जी। एमीबा के पार्ट्स अगर हम ज़रा रिपीट करें तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी। बाकी अंदर जो है जेली टाइप का फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। अंदर तमाम ऑर्गेनल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस सब मौजूद होता है। अब इसकी गैस एक्सचेंज कैसे होती है? इसकी गैस एक्सचेंज होती है जी बाय डिफ्यूजन। इसके पास भी कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, लिहाजा ये गैस एक्सचेंज करता है जी डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए। और आपको याद होगा डिफ्यूजन क्या होता है जी? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी जहां मॉलिक्यूल ज़्यादा है वहां से मूव होते हैं मॉलिक्यूल्स और कम की तरफ जाते हैं। ज़्यादा से कम की तरफ जो बहाव होता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के जरिए करेगा गैस एक्सचेंज। कैसे? आपके इस एमीबा ने रिस्पायरेशन किया, आपके इस एमीबा ने क्या किया? रिस्पायरेशन किया। अब रिस्पायरेशन के अंदर होता क्या है जी? ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आपको याद होगा, ये देखें मैंने आपको लिख के भी दिया हुआ है, रिएक्शन आ गया, ये रहा देखें।
ऑक्सीजन यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है, यानी ऑक्सीजन कम होती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी। तो अब एमीबा क्या करता है जी, अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करता है, वो रिस्पायरेशन करता है, फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ता रहता है जी, रिस्पायरेशन के नतीजे में खूब तोड़ता रहता है। तो हम बात कर रहे थे एमीबा की। एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसको एनर्जी चाहिए, जाहिर बात है, जिंदा है, एनर्जी हासिल करने के लिए ये क्या करेगा, ये करेगा रिस्पायरेशन। और हमने पढ़ा है, ऊपर भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है कि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस यूज होती है, इस्तेमाल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो अब इसके अंदर ऑक्सीजन कम होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी। तो पहले चले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन अब अंदर जो है ना इसके, चूंकि इस्तेमाल हो गई तो अब ऑक्सीजन हो गई है कम, यानी कि लो कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गई, कम हो गई, ऑक्सीजन की तादाद अंदर कम हो गई। जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसके बाहर क्या मौजूद है, पानी, और पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व हुई हुई होती है। एक्वेटिक है ना, इसके इर्द गिर्द पानी पाया जाता है, तो पानी में ऑक्सीजन गैस डिजोल्व हुई हुई होती है। तो अब ऑक्सीजन बाहर ज्यादा हो गई है, बाहर क्या हो गई, हाई कंसंट्रेशन, अंदर हो गई लो कंसंट्रेशन। क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। ये ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये अंदर ऐसा हो गया जी, बाहर ऐसे हैं जी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, ठीक है, और अंदर जो है अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो कम हो गए। ये देखिए जी, अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम है बस। तो अब बाहर पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है क्योंकि पानी ऑक्सीजन को डिसॉल्व कर लेता है, जबकि अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई क्योंकि रिस्पायरेशन के नतीजे में, एनर्जी प्रोड्यूस करने के नतीजे में ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गई। अब होगा डिफ्यूजन, यानी मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो कुछ मॉलिक्यूल्स अब अंदर आना शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन जो है एमीबा के अंदर आ गई, ऐसे, ये अब अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अंदर आ गए, इस तरीके से एमीबा को ऑक्सीजन मिल गई, पानी से उसने ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए ले ली, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। फिर हमने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब रिस्पायरेशन करेगा एमीबा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होती है रिस्पायरेशन में, तो अब एमीबा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है लेकिन ज्यादा होगा, रिस्पायरेशन करने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगी तो जाहिर बात है, कॉमन सी बात है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे निस्बतन बाहर के। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कम है, ये देखें जी, कम है, तो अब फिर वही डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन कैसे होता है जी, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, तो अब हाई अंदर है, तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव होंगे और बाहर आ जाएंगे एमीबा के सेल में से। ऐसे ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को लेता है। बड़ा सिंपल हुआ है जी यूनिसेलुलर के अंदर भी। तो कल हमने पढ़ा प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर भी हमने देखा कोई इतना खास मामला नहीं था, कोई सिस्टम ही नहीं है, लीव अपना कर रहा है, स्टेम अपना कर रहा है, रूट अपना कर रहा है। और आज हमने देखा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर के अंदर तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ डिफ्यूजन के जरिए होती है। रिस्पायरेशन करेंगे जिसके नतीजे में ऑक्सीजन कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो अब ऑक्सीजन कम हो गई तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो अब अंदर से वो बाहर जाती है। इस तरह एमीबा ऑक्सीजन हासिल कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है और रिस्पायरेशन कर सकता है, फूड तोड़ता है, एनर्जी हासिल करता रहता है। अब हम बात करते हैं जी, अब जाहिर बात है आपको पता है गैस एक्सचेंज इन यूनिसेलुलर के बाद हमें पढ़ना है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, इंसानों की। लेकिन इंसानों की गैस एक्सचेंजेस या रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हमें ज़रा दो तीन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पहली चीज़ है रिस्पायरेटरी मीडिया क्या होता है, व्हाट इज रिस्पायरेटरी मीडियम या मीडिया, मीडियम कहता हूँ मैं, चले, सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है, ये क्या होता है। आप देख रहे हो कि ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो एमीबा हो, चाहे वो इंसान हो, ये कहीं से ऑक्सीजन हासिल कर रहा है ना, या तो हवा में से हासिल कर रहे हैं या पानी में से हासिल कर रहे हैं। अब देखो ना, एमीबा ने कहाँ से हासिल किया ऑक्सीजन, पानी में से, जबकि हम कहाँ से हासिल करते हैं, हम हवा में से हासिल करते हैं ना। मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये आ गया, ये देखें, हमारे पास एयर आ जाती है लंग्स के अंदर, ये देखें एयर आ जाती है लंग्स के अंदर, और उस एयर में से हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं।
प्लांट भी जो है लीफ जो है वो कहाँ से हवा हासिल करता है, एयर में से। तो ये जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिज्म जहाँ से ऑक्सीजन हासिल कर रहा है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी मीडियम। रिस्पायरेटरी मीडियम क्या हो गया जी, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म जहां से जिस चीज में से ऑक्सीजन गैस हासिल कर रहा होता है, उस चीज को हम कह रहे होते हैं रिस्पायरेटरी मीडियम। दो हैं ये, एयर और वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म है वो एयर में से हासिल करते हैं ऑक्सीजन गैस, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो पानी में से हासिल करते हैं। जितने भी टेरेस्ट्रियल हैं, जो खुश्की में रहते हैं, जो जमीन में रहते हैं, उनका रिस्पायरेटरी मीडिया होता है एयर। वो एयर में से ऑक्सीजन गैस हासिल करते हैं, जैसे कि इंसान हो गया, पौधे हो गए, गधा, घोड़ा वगैरह। और जितने भी इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं टेरेस्ट्रियल, इसमें से हासिल कर रहे होते हैं। टेरेस्ट्रियल के लिए ये है रिस्पायरेटरी मीडिया, और इक्वेटिक के लिए ये होता है। तो जितने भी पानी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पानी में रह रहे होते हैं, उनका रिस्पायरेटरी मीडिया होता है वाटर, क्योंकि वो वाटर में से ऑक्सीजन गैस हासिल कर रहे होते हैं। तो ये होता है रिस्पायरेटरी मीडिया, वो चीज जिसमें से ऑर्गेनिज्म अपनी ऑक्सीजन गैस हासिल करता है। दो किस्म का है रिस्पायरेटरी मीडिया आपके पास दुनिया में, एक एयर, एक वाटर। इनमें से अच्छा कौन सा है, विच वन इज बेटर? तो इसका जवाब है एयर इज बेटर देन वाटर। अगर मुझसे पूछा जाए कि यार रिस्पायरेटरी मीडिया कौन सा वाला अच्छा है, एयर या वाटर, तो इसका जवाब है कि एयर इज बेटर। एयर अच्छा है निस्बतन पानी के। वजूहात में देता हूँ आप, मैंने क्यों कहा कि एयर जो है वो एक अच्छा रिस्पायरेटरी मीडियम है निस्बतन पानी के। पहली वजह यह है कि आपका जो एयर होता है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन की तादाद होती है 21%। यानी अगर आपकी हवा के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से 21 ऑक्सीजन के होंगे। 100 लीटर अगर आपके पास एयर है ना, तो उसमें से 21 लीटर ऑक्सीजन गैस होगी। 21% होती है एयर के अंदर, जबकि पानी में ऑक्सीजन गैस कितनी है, सिर्फ 5%। यानी अगर आपके पास 100 लीटर पानी है ना, तो सिर्फ 5 लीटर उसमें से जो है वो ऑक्सीजन है। तो अगर मैं ले लेता हूँ 100 लीटर ले रहा हूँ जी, सपोज करें 100 लीटर, तो अगर 100 लीटर एयर लूंगा, उसमें कितनी 21 लीटर जो है वो ऑक्सीजन गैस होगी हवा में। 100 लीटर हवा लूंगा तो उसमें 21 लीटर है, जबकि 100 लीटर पानी में खाली 5 लीटर है। जाहिर बात है एयर अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है। पानी को मैंने यूं बुरा कहा है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मिकदार कम है, एयर के अंदर ज़्यादा है। पानी में कितना है, 5%, एयर के अंदर कितना है, 21%। तो यकीन माने हम एक दफ़ा सांस लेके जितनी ऑक्सीजन गैस हासिल करते हैं ना, जितनी ऑक्सीजन गैस हम एक दफ़ा सांस लेके हासिल करते हैं, मछलियों को 5 दफ़ा या 4 दफ़ा उतने पानी लेना पड़ता है, तब जाके उनको हासिल होती है। यानी मैं अगर एक दफ़ा सांस लूंगा, मैंने जितनी ऑक्सीजन गैस हासिल की है, मछली 5 दफ़ा सांस लेगी पानी के अंदर, तो जाके उसको उतनी ऑक्सीजन मिलेगी। 1:5 कम, एयर अच्छा हुआ ना। दूसरा, एयर जो है वो लाइट होती है, हल्की होती है, जबकि पानी जो है वो भारी होता है, हैवी होता है ना जी। ये तो कॉमन सी बात है, हवा हल्की है। एक गुब्बारे के अंदर हवा भर दोगे तो गुब्बारे का वजन इतना नहीं बढ़ता, लेकिन अगर उसी गुब्बारे में आप पानी भर दोगे तो गुब्बारा बड़ा भारी हो जाएगा। क्यों, पानी भारी है, हवा हल्की है। आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा हो ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पढ़ा है, एक लॉ आता है ग्रेहम्स लॉ। ग्रेहम लॉ क्या है कि जी डिफ्यूजन जो है वो वजन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो चीज हल्की होगी उसमें उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, जो चीज भारी होगी उसमें उतना कम होगा। हल्की चीजों में आराम से गैस डिफ्यूज हो जाती है, आना जाना उसमें से आराम से हो जाता है, जबकि बाहरी चीजों के अंदर मॉलिक्यूल्स इतनी आराम से मूव नहीं करते। अब चूंकि एयर हल्की है ना, तो इसके अंदर डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा, बहुत ही आराम से गैसेज जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी। रेट जो है वो ऊपर एरो का मतलब हो गया इंक्रीज होगा, आराम से ऑक्सीजन गैस जो है वो निकल जाएगी, आराम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर में आ जाएगी। डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है। जबकि पानी चूंकि भारी है तो इसमें डिफ्यूजन का जो रेट है वो क्या होगा, वो कम होगा।
यानी पानी के अंदर इतनी आराम से गैसेस अंदर बाहर नहीं करती, टाइम लगता है थोड़ा सा। ऑक्सीजन को ऑर्गेनिक पानी में से निकलने में टाइम लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में एंटर होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कम होता है। ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से हमने कहा कि एयर इज बेटर देन वाटर। वाई? बिकॉज एयर के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एयर के अंदर जो है वो हल्कापन है, जिसकी वजह से उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। एक तो हमने देखा जी ये रिस्पायरेटरी मीडियम। अब मैं बात करने जा रहा हूँ वो है रिस्पायरेटरी सरफेस की। रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होती है? ये क्या होती है जी? आपने देखा एमीबा के अंदर आपने देखा कि ये सेल मेम्ब्रेन थी, ये एमीबा है, ये सपोज करें। ये क्या है? ये जो मैं ब्लैक कलर करने जा रहा हूँ, ये है सेल मेम्ब्रेन। और यहां से डिफ्यूजन हो रहा है, यहां से ऑक्सीजन गैस अंदर आ रही है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा रही है। ये दरवाजा है। जैसे आपका एक कमरा होता है जी, आपके दो कमरे होते हैं, एक ये कमरा है और एक ये कमरा है। अब इन कमरों के बीच में आपने एक दरवाजा बनाया हुआ है, ये जो ब्लैक से कर दिया ना मैंने, ये है दरवाजा। ये दरवाजा क्या होता है? ये वो जगह होती है जहां से एक्सचेंज हो जाएगा। कोई शख्स यहाँ पर है, इस दरवाजे की मदद से दूसरी तरफ चला जाएगा। कोई शख्स यहाँ पर है, इस दरवाजे की मदद से दूसरे रूम में आ जाएगा। एक्सचेंज जो है बिटवीन टू रूम्स कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम दिस डोर। इनको जहां से डिफ्यूजन, इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो सरफेस, वो जगह जहां से गैस डिफ्यूज हो रही होती है, एक गैस बाहर जा रही होगी, एक गैस अंदर आ रही होगी, उस जगह को हम कह रहे होते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस ये नहीं है, ये साइटोप्लाज्म नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ से कोई गैस डिफ्यूज नहीं हो रही है बाहर, ये कहलाएगी सेल मेम्ब्रेन क्योंकि यहाँ से गैस बाहर और अंदर हो रही है। दरवाजे, खिड़कियाँ। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? वो जगह, वो सरफेस जहां से ऑर्गेनिज्म डिफ्यूजन करता है, जहां से ऑर्गेनिज्म एक गैस बाहर दे देता है, दूसरी गैस को अंदर ले लेता है, उसको हम कहते हैं रिस्पिरेटरी सरफेस। जैसे कि एमीबा के अंदर रिस्पिरेटरी सरफेस कौन सी हो गई? सेल मेम्ब्रेन। एमीबा में जो यूनिसेलुलर हमने पढ़ा, इसमें रिस्पिरेटरी सरफेस क्या हो गई? इसकी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो रिस्पिरेटरी सरफेस हो गई, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से गैस जो है वो अंदर बाहर हो रही है। उसके बाद प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के लीफ के अंदर ये आपकी एपिडर्मस थी, या आपके एंडोडर्मस थी, ठीक है जी। और यहाँ पे छोटे छोटे से सुराख थे, ठीक है, जिनको आपने कहा था स्टोमेटा, याद होगा आपको। तो ये रिस्पिरेटरी सरफेस होगा स्टोमेटा, क्योंकि यहाँ से गैसेज जो है वो बाहर जा रही थी, ऑक्सीजन जो है वो बाहर जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आ रही थी। तो प्लांट के अंदर रिस्पिरेटरी सरफेस क्या हो गया? स्टोमेटा, क्योंकि यहाँ से जो है वो डिफ्यूजन हो रहा था, डिफ्यूजन जो है वो यहाँ से हो रहा था। इसी तरीके से ये तो लीफ था, ये क्या था? लीफ। अगर हम रूट्स के सेल की बात करें तो ये हमारा रूट है जी, ये उसका रूट एयर है, ये उसके सेल आ गए एपिडर्मस, कॉर्टेक्स वगैरह। ये मैंने आपको बताया था कि एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से ऐसे ऐसे गैसेज जो है वो आगे जाती रहती हैं, आगे जाती रहती हैं, आगे जाती रहती हैं, आखिर में वो कहाँ आ जाती हैं? रूट एयर के अंदर। रूट एयर के अंदर आ जाती है जी आपकी सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रूट एयर में आ गई। अब रूट हेयर की जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से डिफ्यूजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, मीडियम में चली जाती है, रिस्पिरेटरी मीडियम में, और ऑक्सीजन जो है वो रिस्पिरेटरी मीडियम से अंदर आ जाती है। तो अब यहाँ पर रूट के अंदर आप देख रहे हो कि रूट में ये जो रूट हेयर की सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से डिफ्यूजन हो रहा है, तो ये हो जाएगी जी रिस्पिरेटरी सरफेस। रिस्पिरेटरी सरफेस क्या है? वो जगह जहाँ से ऑर्गेनिज्म रिस्पिरेटरी मीडिया से गैस एक्सचेंज कर रहा होता है, अपनी जो गैस है वो रिस्पिरेटरी मीडिया को डाल रहा होता है, रिस्पिरेटरी मीडिया से ले रहा होता है। तो एमीबा में हो गई सेल मेम्ब्रेन, लीफ में हो गया स्टोमेटा, रूट्स के अंदर हो गई उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है। जबकि हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर ये लंग्स होते हैं जी, लंग्स के अंदर जो है ऐसे छोटे छोटे बैग लगे हुए होते हैं, इन बैग्स को हम कहते हैं एल्व्यूलाई, ठीक है, ऐसे होते हैं ये बड़े बड़े से, इनके अंदर ऐसे डक्ट होती है एक नाली, इस नाली को हम कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट, और इनके बाहर ना ऐसे बैग लगा हुआ होता है, इस बैग को हम कह रहे होते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्व्यूलाई। अब आपकी जो एयर है वो आपके लंग्स में ट्रेवल करती हुई इन एल्व्यूलर डक्ट्स में आती है,
ऐसे, और फिर इधर से निकल जाती है एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई में भर जाती है। अब आपके इस पूरे एल्वियोलाई, जैसे गुब्बारे को आप फूंक मार के भर देते हो ना, ऐसे आपके एल्वियोलर डक्ट ने हवा को आपके एल्वियोलाई में लाके भर दिया। अब आपके इस पूरे एल्वियोलाई के अंदर एयर आ गई। अभी भी गैस एक्सचेंज नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ एयर अंदर आई है। अब इस पूरे एल्वियोलाई के अंदर एयर भर गई, जबकि इस एल्वियोलाई के वॉल पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये रही ब्लड कैपिलरीज, और इसमें क्या है जी, इसमें ब्लड है। तो अब ये जो एयर है और ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है, मैंने आपको बताया ऊपर, यहाँ से गैस एक्सचेंज होगा। अब ये जो ऑक्सीजन है वो आपकी जो है एयर में से निकलेगी और ब्लड में आ जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में से निकलेगी और एयर में आ जाएगी। तो यहाँ पे रिस्पायरेटरी सरफेस क्या हो गया, ये एल्वियोलाई की जो लेयर है ना, ये वाली, तो यहाँ से आपका गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। इस सरफेस के पास से आपकी जो गैसेस हैं वो एक एयर से निकल रही है, ब्लड में जा रही है, ब्लड से निकल के एयर में जा रही है। तो इंसानों में जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी, एल्वियोलाई। तो ये दो टॉपिक हमने देखे आज, एक दो तीन टॉपिक देखे छोटे छोटे। एक हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में गैस एक्सचेंज कैसे होता है, बड़ा ही सिंपल जवाब है जी, बाय डिफ्यूजन। फिर हमने देखा रिस्पायरेटरी मीडिया क्या होता है, वो चीज़ जहाँ से ऑर्गेनिज्म अपने लिए ऑक्सीजन हासिल करता है, उसको हम कहते हैं, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी मीडियम। दो है बस दुनिया में, एयर और वाटर। एयर अच्छा है। और तीसरी चीज़ हमने देखा जी, रिस्पायरेटरी सरफेस, वो जगह जहाँ से ऑर्गेनिज्म अपने अंदर की जो गैस है उसको डिफ्यूजन करके मीडियम, रिस्पायरेटरी मीडियम को दे देगा, और रिस्पायरेटरी मीडियम में से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज करके अपने अंदर ले आएगा। तो उस जगह को, उस सरफेस को आप कहते हो रिस्पायरेटरी सरफेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिस्पायरेटरी सरफेस क्या रही, उनकी सेल मेम्ब्रेन। प्लांट के लीफ की रिस्पायरेटरी सरफेस क्या है, स्टोमेटा। प्लांट के रूट और स्टेम में, रूट के अंदर रूट हेयर्स हैं, जबकि एनिमल्स में, इंसानों में एल्वियोलाई होती है रिस्पायरेटरी सरफेस। एल्वियोलाई के पास से गैस एक्सचेंज होगा ब्लड और रिस्पायरेटरी मीडियम के दरमियान। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में हम ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम शुरू करेंगे, इंसानों का शुरू करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर।